हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 33। किशोर दत्त वंश गुप्ता को अरेस्ट करने के लिए मुरारी के घर आया था। मुरारी को इतना अंदाजा तो हो चुका था कि कहीं ना कहीं किशोर डबल गेम खेल रहा है, वरना इतनी सुबह सुबह वह वंश को अरेस्ट करने क्यों आता, वो भी राजन के लिए। भूषण पर हाथ उठाने की वजह से किशोर ने मुरारी से कहा, माफ कीजिएगा सर विधायक जी, ऐसे गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। आपके वंश गुप्ता पहले 80 घाट के पास वाले मार्केट में पब्लिक के सामने राजन को पीटे हैं, फिर कल रात उनके घर में घुसकर मारे हैं उनको। अगर वंश गुप्ता यहाँ है तो बुलवाइए, अभी सब पता चल जाएगा। मुरारी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कृष्णा से ऊपर जाकर वंश को बुलाकर लाने का इशारा किया। कृष्णा ऊपर आया, देखा मुन्ना बाथरूम में है और वंश सो रहा है। उसने वंश को उठाया और कहा, वंश भैया नीचे पुलिस आई है। पुलिस का नाम सुनकर वंश नींद से उठा। हालांकि डरता तो वह किसी से नहीं था, लेकिन कल रात जो कांड हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं शिवम तक ना पहुंच जाए, सोचकर वंश नीचे चला आया। गनीमत था कि काशी और अंजलि अभी तक सो रही थी। वंश बाहर आया, किशोर को देखते ही वंश की भवें तन गई। उसने मुरारी के पास आकर कहा, हाँ चाचा क्या हुआ? हम बताते हैं क्या हुआ। कल रात कहाँ थे तुम? किशोर ने सवाल किया। कहाँ थे से क्या मतलब, यहीं थे चाचा के साथ? वंश ने अकड़ के साथ कहा। तो फिर राजन के घर में कौन था और उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई किसने की? किशोर ने सवाल किया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने उसे पीटा हो, वंश ने कहा। हमें पूरा यकीन है वंश गुप्ता, कल पहले तुमने राजन से झगड़ा किया, उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर रात में उसके घर जाकर उसे बेरहमी से पीटा। क्यों सही कहा ना? किशोर ने वंश को घूरते हुए कहा। लगता है कल रात की उतरी नहीं है आपकी। ए तमीज से, तुम कल रात राजन के घर में थे, इस बात का सबूत है हमारे पास। कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से घड़ी निकाली और वंश को दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारी ही है ना? वंश ने घड़ी को देखा और कहा, ऐसी घड़ियां चोर बाजार में बहुत मिल जाएगी, बोलो कितनी चाहिए? किशोर ने सुना तो गुस्से से वंश को घूरने लगा और कहा, लेकिन ये वाली तुम्हारी ही है वंश गुप्ता, कल को कह दोगे ये जीप भी हमारी है, मतलब कुछ भी? वंश ने कहा। लेकिन हम झूठ क्यों बोलेंगे? किशोर ने कहा। देखो दरोगा जी, ऐसा है, ऐसी घड़ियां बनारस के हर मार्केट में मिल जाएगी, वो भी बनारस के आधे से ज्यादा लोंडों के हाथ में, वंश ने कहा। चलो ठीक है, मान लिया कि ये घड़ी तुम्हारी नहीं है, लेकिन राजन को सबके सामने मारने की धमकी तो तुमने दी थी ना, ये तो सच है ना? किशोर ने वंश की आंखों में देखते हुए कहा। ऐसे तो आप लोग भी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले कहते हो कि ईमानदारी से काम करोगे, देश के लिए काम करोगे, करते हो? वंश ने किशोर की आंखों में देखते हुए कहा। किशोर ने वंश को घूरते हुए कहा। ए क्या? हाँ ए क्या? वंश ने भी किशोर को घूरते हुए कहा। मुरारी ने देखा तो किशोर से कहा, ए दरोगा जी, आपको ना कोनो गलत फहमी हुई है, वंश कल हमारे साथ था, वो राजन को कैसे मार सकता है? आप ना ठीक से छानबीन करो, जो ऑपोजिशन की कोनो चाल है। लेकिन विधायक जी, किशोर ने जैसे ही कहना चाहा तो मुरारी ने उसके सामने हाथ करके उसे रोक दिया और कहा, देखो दरोगा जी, अगर वंश के खिलाफ पुख्ता सबूत हो तो इसे लेकर जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिना किसी सबूत के हमारे घर के बच्चों का नाम उछालना मतलब मुरारी मिश्रा का नाम उछालना, और हमको ना हमारे नाम से बहुत ही प्यार है। चाय पियेंगे? नहीं शुक्रिया, किशोर ने वंश को देखते हुए कहा। हम तो पियेंगे, जय हिंद। कहते हुए मुरारी वंश को लेकर वहां से चला गया। वंश ने पलटकर देखा तो उसे जीप के साइड में खड़ा भूषण दिखाई दिया। उसे देखते ही उसकी भवें फिर तन गई, लेकिन मुरारी साथ था, ऐसे में वंश कोई हरकत करना नहीं चाहता था जिससे माहौल और ज्यादा खराब हो। किशोर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सका। भूषण उसके सामने आया और कहा,
अरे दरोगा जी, जे का किए? ऐसे ही चले जाने दिया उसको? गिरफ्तार काहे नहीं किया? मुरारी के तेवर और वंश के जवाबों से किशोर का दिमाग पहले से गर्म था। उसने भूषण को एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम लोगों ने पुलिस को समझ कर रखा है। ये सबूत है वंश के गुप्ता के खिलाफ। इससे घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला इस लड़के का। ऊपर से विधायक का भतीजा है, बिना सबूत के गिरफ्तार करेंगे तो ऊपर से जवाब हमें देना पड़ेगा। तुम लोंडो के आपसे झगड़े में साला हमको सुनना पड़ रहा है। निकलो यहां से। कांस्टेबल, जीप निकालो। भूषण सुबह सुबह अपने दोनों गालों पर थप्पड़ खा चुका था। उसने इस वक्त कुछ नहीं बोलना ही ठीक समझा, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। किशोर का मूड खराब हो चुका था। अभी कुछ ही दूर चले होंगे कि किशोर का फोन बजा। किशोर ने फोन उठाया और कहा, हेलो सर, अभी के अभी सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज गूंजी और फोन कट गया। किशोर का खराब मूड और ज्यादा खराब हो गया। उसने हाथ में पकड़ा फोन जीप के डैशबोर्ड पर फेंका तो बगल में बैठे कांस्टेबल ने कहा, क्या हुआ सर? जीप सिटी हॉस्पिटल की तरफ लो। साला सबने पुलिस वालों को अपना गुलाम समझ रखा है, किशोर ने चिढ़ते हुए कहा। कुछ देर बाद जीप सिटी हॉस्पिटल पहुंची। किशोर आईसीयू के बाहर पहुंचा। प्रताप अपने कुछ आदमियों के साथ वहां मौजूद था और गुस्से में यहां से वहां टहल रहा था। किशोर को देखते ही प्रताप उसकी ओर आया तो प्रताप ने कहा, नमस्ते सर। किशोर ने कहा, नमस्ते गया भाड़ में। हमको ये बताओ, हमारे बेटे को मारने वाले को गिरफ्तार किए कि नहीं किए? प्रताप ने गुस्से में उबलते हुए कहा, आपके बेटे को मारने वाला कौन है अभी पता नहीं चला है सर। पुलिस तलाश कर रही है, किशोर ने कहा। ए दरोगा, 24 घंटे के अंदर अंदर हमको वो चाहिए जिसने हमारे बेटे को मारा है, प्रताप ने किशोर को घूरते हुए कहा। किशोर वहां से नीचे चला आया। गुस्सा किस पर उतारे, इसलिए अपना हाथ जीप के बोनट पर दे मारा। किशोर को समझ नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। बनारस में आते ही उसने प्रताप से हाथ जो मिला लिया था और नतीजा ये हुआ कि अब उसे प्रताप के इशारों पर नाचना पड़ रहा था। किशोर थाने चला आया और कांस्टेबल से कहा, हमें प्रताप और मुरारी का बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है सर, कहकर कांस्टेबल चला गया। किशोर के सामने दो नाम थे, पहला मुरारी, दूसरा प्रताप। इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में जानना किशोर के लिए बहुत जरूरी हो गया था और वैसे भी किशोर के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो किशोर ही जानता था। किशोर के घर आने से सुबह सुबह मुरारी का मूड खराब हो चुका था। वह वंश को साथ लेकर अंदर नहीं आया बल्कि बाहरी बगीचे में पड़ी कुर्सियों पर आ बैठा और कृष्णा से चाय लाने का इशारा किया। वहीं वंश उलझन में था ये जानकर कि भूषण किशोर के साथ क्या कर रहा था। अगर वह राजन का आदमी था तो उस दिन मुन्ना पर हमला करवाने वाला क्या राजन था? लेकिन मुरारी और किशोर के सामने भूषण को लेकर वंश को चुप रहना पड़ा क्योंकि वह नहीं चाहता था दिवाली वाली रात की बात सबके सामने आए। वंश को सोच में डूबा देखकर मुरारी ने कहा, हाँ तो वंश बाबू खुद से बताओगे या हम बुलवाएं? वंश की तंद्रा टूटी तो वह मुरारी के सामने पड़ी खाली कुर्सी पर बैठने को हुआ, लेकिन मुरारी ने सख्त स्वर में कहा, खड़े रहो चुपचाप। ये बगैर जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वो तुम्हारे चाचा नहीं है बल्कि बनारस के विधायक मुरारी कुमार मिश्रा है, समझे? सॉरी, वंश ने धीरे से कहा। काहे मारे राजन को? मुरारी ने वंश के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, जिस पर भाव आ जा रहे थे। हमने नहीं मारा, वंश ने मासूमियत से कहा। बेटा ये तो हुआ झूठ, अब ये बताओ क्यों मारा? मुरारी ने कहा तो वंश समझ गया कि सच बोलने में ही भलाई है। उसने मार्केट में हुई सारी बात मुन्ना को बता दी, साथ ही राजन को मारने वाली बात भी खुद पर ले ली क्योंकि इन सब में वह मुन्ना को फंसाना नहीं चाहता था।
मुरारी ने सारी बात शांति से सुनी और फिर थोड़ा गुस्से से कहा, अबे पगला गए हो? साला हम दिन रात यहाँ बनारस में शांति का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमरे ही घर के लौंडे उत्पात मचा रहे हैं। क्या जरूरत थी सबके सामने उसको मारने की? उसने काशी के साथ बदतमीजी की, हम क्या करते? देखते रहते? दिए उठा के 2 कंटाप, क्या गलत किए? वंश ने ताव में आकर कहा, बेटा जे उम्र में गुस्सा जल्दी आता है हमको पता है, लेकिन तुम जो किए हो उसके बाद प्रताप का शांत बैठेगा? एक तो पहले से ही उसके और हमारे बीच गहमा गहमे का माहौल है। वो दिन मुन्ना उसके कॉलर पकड़ लिए, आज तुम उसके बेटे को पीट आए। तुम दोनों मिलके हमारी कुर्सी खतरे में डाल दोगे, बता रहे हैं, मुरारी ने कहा। वंश को अब मुन्ना की बात समझ आ रही थी कि मुन्ना उसे बार बार क्यों रोक रहा था। जिस बैकग्राउंड से वंश और मुन्ना थे, उनके लिए ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर समस्या पैदा करने वाली थी। वंश खामोशी से नजरें झुकाए मुरारी की बात सुनता रहा। उधर मुन्ना नहा कर आया, देखा वंश नहीं है तो वह नीचे चला आया। उसने देखा अनूप किचन में है। कृष्णा उधर से चाय लेकर गुजरा तो मुन्ना ने उसे रोककर पूछा, कृष्णा भैया वंश कहाँ है? वंश बाबू बाहर है, मुरारी भैया के साथ। थोड़ी देर पहले दरोगा जी आए थे वंश भैया से पूछताछ करने, कृष्णा ने कहा। मुन्ना ने सुना तो सीधा बाहर चला आया। उसने मुरारी के सामने आकर कहा, पापा राजन को हमने पीटा था। मुरारी ने शांत भाव से मुन्ना को देखा और कहा, एक दूसरे को बचाने की जो कलाकारी ना रहने दो तुम। वंश पहले ही सब बता चुका है। मुन्ना ने वंश की तरफ देखा तो वंश ने आंखों ही आंखों में मुन्ना से चुप रहने का इशारा किया। मुरारी आगे कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बज उठा। फोन लेकर मुरारी साइड में चला आया। मुन्ना वंश की ओर पलटा और कहा, तूने पापा से झूठ क्यों बोला? तुमने भी तो मुझे कितनी बार पापा से डांट खाने से बचाया है ना, वंश ने कहा। वो दरोगा यहाँ क्यों आया था? मुन्ना ने फिर पूछा। राजन के बाप ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि हमने राजन को मारा है, उसी के लिए पूछताछ करने आए थे। चाचा ने सबूत मांगा, सबूत उनके पास था नहीं तो कैसे धरते हमको, चले गए वापस। वंश ने बेपरवाही से कहा, तुमको जरा भी डर नहीं लगता ना वंश? मुन्ना ने थोड़ा परवाह जताते हुए कहा। मुन्ना, डर तो हमें तब भी नहीं लगा था जब हम गलत थे। इस बार तो ना हम गलत हैं ना प्रताप हमारा बाप है, वंश ने कहा और वहां से चला गया। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 33। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या मुरारी इस मामले को सुलझा पाएगा? क्या प्रताप अपने बेटे का बदला ले पाएगा? इस कहानी में किशोर किसके साथ है, जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए